और चलिए अब खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं और शुरुआत स्विट्जरलैंड धमाके से जुड़ी हुई बड़ी मौतों की संख्या। यहाँ पर जो धमाका हुआ था उसमें मौतों की संख्या बढ़ गई है। अब तक 40 लोगों की मौत की खबर मिल रही है और 100 से ज्यादा लोग धमाके में घायल हो गए हैं। आपको बताएं कि नए साल का जश्न मनाने के दौरान धमाका हुआ। स्विस अल्पाइन बार में धमाके की सूचना है और ये बताया जा रहा है कि स्विट्जरलैंड के इतिहास में ये सबसे बड़ी घटना है और मदद भी ली गई दूसरे राज्यों की पुलिस से और उसके बाद कई हेलीकॉप्टर्स लगाए गए थे और उसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो सका। लेकिन बताया जा रहा है कि सबसे मशहूर वहां का ये बार है जहां पर ये धमाका हुआ। अभी किसी नतीजे पर पुलिस नहीं पहुंच पाई है कि आखिर ये धमाका क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यहाँ पर जो 100 से ज्यादा लोग इस धमाके में घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। और अब इस धमाके से जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब अचानक से धमाका हुआ और धमाका इतना जोरदार था कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला और इस धमाके में 40 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि अब ये जांच की जा रही है कि धमाके के पीछे वजह क्या थी और हर एंगल से जो है मामले में अब जांच की जा रही है। स्विट्जरलैंड में नया साल था, जश्न का मौका था, लोग खुशी में झूम रहे थे, लेकिन तभी अचानक रिजॉर्ट में जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट इतना जोरदार था कि लोगों के चीथड़े उड़ गए। कोई जिंदा जल गया, कोई दम घोटू धुएं में तड़प तड़प कर मर गया। पार्टी करने गए दर्जनों लोगों की लाशें बिछ गईं। नए साल का जश्न खौफनाक हादसे में बदल गया। अब भी 100 से ज्यादा लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। पुलिस को भी नहीं पता चला कि धमाके की वजह क्या है। ऐसे में सवाल यही है कि यह महज एक हादसा था या आतंकी साजिश। स्विट्जरलैंड में नए साल का जश्न मातम में बदल गया। क्रॉस मोंटाना शहर के रिजॉर्ट में नए साल की पार्टी चल रही थी और नए साल का मौका था। ऐसे में आम दिनों से ज्यादा भीड़ थी, लेकिन तभी रिजॉर्ट में अचानक से जोरदार धमाका हुआ। आग लगने के बाद रिजॉर्ट के अंदर अफरा तफरी मच गई। ज्यादा भीड़ होने की वजह से लोग बाहर निकल नहीं पाए। आग की चपेट में आने से कई लोग जिंदा जल गए। गंभीर घायलों को रेस्क्यू हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित कर रखा है, यानी इमरजेंसी सेवाओं के अलावा कोई उड़ान वहां से नहीं गुजरेगी। दावा है कि इस विस्फोट में 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। आग में झुलसने की वजह से 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अस्पताल झुलसे हुए मरीजों से भरा है। रिजॉर्ट में इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस को अंदेशा है कि आतिशबाजी की वजह से धमाका हुआ हो, लेकिन साजिश वाले एंगल से भी इसकी जांच की जा रही है। साथ ही नए साल के मौके पर ब्लास्ट होने से सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि क्रॉस मोंटाना स्विट्जरलैंड का सबसे महंगा इलाका है, जहां हर साल अलग अलग जगहों से लोग जश्न मनाने के लिए पहुंचते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है और जो वहां चश्मदीद मौजूद थे उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। जहां पार्टी हो रही थी मैं उसके बगल की बिल्डिंग में ही मौजूद था। मैंने धमाके की आवाज सुनी और बाहर निकला। लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे। सब कुछ बहुत डरावना था। तो अंजीत, कहीं ना कहीं जो ये हादसा हुआ है स्विट्जरलैंड में, गोवा में भी कुछ इसी तरीके का हादसा हुआ था जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी और वैसा ही स्विट्जरलैंड में ये हादसा हुआ है। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक के बेल्लारी में हिंसक झड़प हुई है। बेल्लारी में 2 विधायकों के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। बताया जा रहा है कि पोस्टर लगाने को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद दोनों गुटों की बीच में ही झड़प हो गई। देखते देखते पत्थरबाजी होने लगी, जबकि गोलीबारी भी देखने को मिली है। पता जा रहा है कि एक झड़प के दौरान एक युवक को गोली भी लग गई। ये पूरी झड़प बेल्लारी सिटी के विधायक नारा भरत रेड्डी और गंगावती के विधायक जी जनार्दन रेड्डी के समर्थकों के बीच हुई। यहाँ भरत रेड्डी के समर्थक जनार्दन रेड्डी के घर के सामने बैनर लगाना चाहते थे, जिसका विरोध करने पर झड़प हो गई। गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जनार्दन रेड्डी और भरत रेड्डी के समर्थकों में झड़प हुई। दरअसल केआरपीडी विधायक जनार्दन रेड्डी और कांग्रेस विधायक भरत रेड्डी के समर्थक आपस में भिड़ गए। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक दोनों गुटों में पथराव के साथ साथ गोली भी चली। गुरुवार शाम बेल्लारी में सिटी के विधायक नारा भरत रेड्डी और गंगावती के विधायक जी जनार्दन रेड्डी के समर्थकों के बीच जनार्दन रेड्डी के घर के सामने बैनर लगाने को लेकर झड़प हो गई, जिसके बाद इलाके में तनाव हो गया और माहौल खराब हो गया।
हंगामे की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे पुलिस से भी उलझते हुए जो तमाम विधायकों के समर्थक थे वो आपस में भिड़ते हुए नजर आए। बैनर लगाने को लेकर ये विवाद जो था वो शुरू हुआ, जिसके बाद मौके पर जमकर बवाल देखने को मिला। और ये तो खबर दो विधायकों के बीच के बवाल की होगी, लेकिन पहाड़ों पर भी एक तरीके का बवाल कह लीजिए या खुशखबरी कह लीजिए, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी ने सूरत पहाड़ों की बदल दी है और वहां सैलानियों में खुशी है और ये खुशी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे उनके चेहरे पर है, क्योंकि बर्फबारी के बीच सैलानियों से घाटी गुलजार है। बिल्कुल, तो पहाड़ों की बर्फबारी का मैदानी इलाकों पर असर देखने को मिल रहा है। कश्मीर के सभी पर्यटन स्थलों पर करीब 48 घंटे से बर्फबारी हो रही है। कश्मीर घूमने आए पर्यटकों के लिए सौगात है। पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग जैसे विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर्यटकों से खचाखच भरे हुए हैं। होटल्स में अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी देखी गई है और बर्फबारी के बीच पर्यटक धरती का जन्नत कहे जाने वाले कश्मीर में सुंदरता का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें गुलमर्ग की हैं, जहां पर खूबसूरत नजारा है, हर तरफ बर्फ है और सैलानी वहां पर पहुंचे घूमने के लिए। और अब पुंछ की तस्वीर आप देखिए। पुंछ में भी लगातार बर्फबारी हो रही है और पिछले 48 घंटे से कश्मीर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते जो सैलानी वहां पर पहुंचे हैं उनमें खुशी की लहर देखी जा रही है। और ये देखिए तस्वीरें, कठुआ की तस्वीर आपके सामने। जम्मू के कठुआ में भी बर्फबारी हो रही है। पेड़ पौधे सब बर्फ से इस वक्त ढके हुए नजर आ रहे हैं और ये देखिए शानदार बर्फबारी का दृश्य आपको नजर आएगा कठुआ में। और आगे बढ़ते हुए अब डोडा की तस्वीर आपको दिखाते हैं। डोडा की तस्वीरें भी काफी मनमोहक है। आप देखिए पूरी जो पहाड़ियां हैं बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई है और इस बीच जो सैलानी हैं वो भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अब ये 5 तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की आपके सामने, जहां लगातार हो रही बर्फबारी के चलते लोगों के चेहरे जो है वो खिले हुए नजर आ रहे हैं। और इस बर्फबारी को लेकर पर्यटक किस तरह से खुश हैं, क्या कह रहे हैं, सुनिए सर। आके बहुत मजा आया, बहुत तगड़ा एंजॉय किया हमने आके। सभी को आना चाहिए, नई साल मनाओ। हमेशा स्नो देखते ऐसे ही लगता है कि हाँ पहली बार देख रहे हैं और वही एक्साइटमेंट वही सब कुछ रहता है और मतलब हाँ एक अलग ही मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस है स्नो में भी, तो इट फील्स वेरी गुड। पहली बार में ही पहले दिन ही बर्फ मिल गई और ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी ज्यादा बर्फ मिलेगी, बट बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे ट्रैक करके। हम तो ट्रैक करके आए, अभी तो मतलब हाथ पैर बहुत ठंडे हो रखे हैं ग्लव्स के अंदर भी, तो मतलब मेमोरेबल ट्रिप है। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब फर्स्ट टाइम मेरे लिए तो माइनस में टेम्परेचर का फील है। ठंडा तो लग रहा है लेकिन मजे भी आ रहे हैं, फुल ऑन मतलब एंजॉय करने लायक फुल एंजॉय कर रहे हैं अब तो। सबसे अच्छा जो वेदर है और सबसे ज्यादा अच्छा जो मेरे को लग रहा है वो कश्मीर में लग रहा है। दिल खुश हो गया है, चिल्लाना स्टार्ट हो गया है। लगा भाई मजा आ रहा है, मतलब लाइव स्नोफॉल जिंदगी का मैं पहले भी घुमा हूँ, बट ये देख करके अनएक्सपेक्टेड है। जो चिल्लाकलान के बारे में सुना है वो टोटली अब ऐसा लग रहा है कि रियल हो रहा है। में कहीं जन्नत है तो यहाँ है। मेरे लिए जो है, मेरे मानने में कश्मीर इस इंडिया में बहुत खूबसूरत है। इससे खूबसूरत में जगह नहीं कोई भी। तो जम्मू कश्मीर की तस्वीरें आपने देखी, बर्फबारी हो रही है और सैलानियों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं। और न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी शुरू हो गई है। देश भर से न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पहाड़ों पर पहुंचे टूरिस्ट अब बर्फ देखकर चहक उठे हैं। हिमाचल में आज भी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट है। शिमला के कुफरी में सीजन की पहली बर्फबारी है। चंबा, डलहौजी, रोहतांग पास में भी भारी बर्फबारी जारी है। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मनाली की पहाड़ियां, रोहतांग और अटल टनल के पास नए साल के पहले दिन से ही बर्फबारी जारी है। बर्फ के दीदार करने के लिए राज्य में गए पर्यटकों का स्वागत बर्फ के फांव से हो रहा है। नया साल मनाने पहुंचे पर्यटकों ने यहां हिमपात का आनंद लिया। तो हिमाचल के चंबा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए इस वक्त हर चीज जो पहाड़ों पर मौजूद है वो बर्फ में ढकी हुई नजर आ रही है। घर, पेड़, पहाड़ सब जगह बर्फ ही बर्फ दिख रही है। और ये शिमला की तस्वीरें आपके सामने हैं। शिमला में सैलानी जो पहुंचे उनकी संख्या बहुत जबरदस्त है और वहां भी बर्फबारी हो रही है।
डलहौजी की तस्वीर भी आप देखिए। डलहौजी में भी लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के चलते किस तरीके से हर जगह आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी और आने वाले वक्त के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट है, यहाँ पर और बर्फ गिर सकती है। और ये देखिए रोहतांग पास की ये तस्वीर है। हर बर्फबारी के बीच जश्न मना रहे हैं लोग। जो लोग वहाँ पहुँचे हैं उनके चेहरे तो बिल्कुल खिल गए हैं, क्योंकि बाहर से लोग पहुंचते हैं और ऐसे मौके पर अगर बर्फबारी हो जाए तो फिर क्या ही कह दें। और उनके साथ भी ऐसा हुआ कि जहां लोग पहुंचे थे जश्न मनाने के लिए, वहां बर्फबारी हो गई तो लोग कैसे जश्न मना रहे हैं वो देखिए। अब ये 4 तस्वीरें हैं आपके सामने। 4 तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए हिमाचल में किस तरीके से बर्फबारी हो रही है और सैलानियों के चेहरे जो न्यू ईयर मनाने पहुंचे थे, छुट्टियां मनाने पहुंचे थे, वो खिले हुए नजर आ रहे हैं। और आइए उत्तराखंड की भी अब तस्वीर आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में भी बर्फबारी का नजारा दिखाई दिया। सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। यहाँ बर्फ आने के बाद लोगों ने बर्फबारी का लुत्फ लिया है। ये चमोली की तस्वीरें आपके सामने हैं। चमोली में बर्फ पड़ी। बर्फबारी के बाद से कुछ इलाके बर्फ से ढक गए। तो न सिर्फ जम्मू कश्मीर, हिमाचल बल्कि उत्तराखंड में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। चमोली की तस्वीर आप देखिए। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते प्रशासन भी अलर्ट है। वहीं जो सैलानी यहां पर पहुंच रहे हैं वो भी खुश नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मौज मस्ती का आलम है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि भारी बर्फबारी की वजह से वहां ठंड भी काफी बढ़ गई है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी दिखेगा। सबसे पहले बात यूपी की। 2 दिनों के लिए यूपी के 38 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से कम रहने का अनुमान है। लोगों को बेवजह यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। अब दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में प्रदूषण के साथ ठंड की मार जारी है। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से लगभग 100 उड़ानें रद्द हुई। दिल्ली से जाने वाली 50 से ज्यादा ट्रेनें देरी से चल रही। दिल्ली के बाद बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के शहडोल में न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री रहा। 20 जिलों में ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिनों तक शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बात राजस्थान की करते हैं। नए साल की शुरुआत में कई हिस्सों में बारिश हो रही है। बारिश की वजह से शीतलहर और ठंड बढ़ गई है। घने कोहरे की वजह से कई जगह विजिबिलिटी शून्य है। और जम्मू कश्मीर का भी हाल जान लीजिए। नए साल की शुरुआत भारी बर्फबारी और ठंड के साथ हुई है। कश्मीर में पारा गिरकर 2 डिग्री तक पहुंच गया है। गुलमर्ग, सोनमर्ग में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। हिमाचल का क्या हाल है वो भी जानिए। लाहौल स्पीति समेत ऊंची चोटियों पर भारी बर्फबारी है। अगले 2 दिनों तक कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल और मसूरी में भी हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। तो ये राज्यों का हाल है और हमने आपको बताया कि राज्यों में किस तरह से बर्फबारी और ठंड को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। तो दुनिया भर में बदलते जलवायु के कारण कई देशों में मौसम का रौद्र रूप समय समय पर दिखाई देता है। अफगानिस्तान जैसा देश भी कुदरत के इस बदलते रुख से बच नहीं पाया है। एक ओर बारिश और दूसरी ओर बर्फबारी अफगानिस्तान के लिए मुसीबत बन गई है। एक तरफ है आसमान से बरस रही आफत और दूसरी तरफ बर्फबारी अफगानिस्तान में बारिश और बर्फबारी की डबल मार मुसीबत बन कर गिर रही है। अफगानिस्तान के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई है, जिससे इलाके के कई बुनियादी ढांचों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। तालिबानी सरकार में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि भीषण बारिश के कारण मध्य, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। दूसरी तरफ भारी बर्फबारी से अफगानिस्तान के ऊंचाई वाले इलाकों में रास्ते पूरी तरह जाम हो गए हैं। पहाड़ों पर जाने वालों रास्तों पर बर्फबारी होने से जरूरी सामान ले जा रही कई गाड़ियां रास्तों में फंस गई हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 लोग घायल हुए हैं। और नए साल के मौके पर पहाड़ों पर भारी भीड़ भी देखी जा रही है। गुलमर्ग, सोलांग, भद्रवाह में भारी भीड़ पर्यटकों की है। पर्यटक वहां पहुंच रहे हैं और क्योंकि इस वक्त छुट्टियों का भी समय है तो ऐसे में पर्यटक पहुंच रहे हैं और इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से रास्ते भी जाम हो गए हैं।
बिल्कुल, तो रास्ते जाम हो गए हैं। बर्फ के बीच नए साल का जश्न मनाते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की तस्वीर आप देखिए, सोलंग घाटी जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है और इस बीच वहां पर लोग अभी भी पहुंच रहे हैं, अभी भी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं बर्फ देखने के लिए। अब 2-2.5 घंटे से बताऊं सर, काफी ट्रैफिक है। नए साल पे घूमने आए थे। ऊपर गए, जाके आ गए, नहीं गए? बस जा ही रहे हैं सर, जा ही रहे हैं। ट्रैफिक लगा हुआ है आपके सामने। लोग तो बता रहे हैं काफी परेशान है ऊपर। हाँ बस सर, हम भी काफी 2.5-3 घंटे से खड़े हैं यहाँ पर। 2-2.5 घंटे तो कम से कम हो गए हैं जी। हाँ। आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है, इतनी बर्फ पड़ी है। तो ट्रैफिक में ड्राइवर वगैरह भी परेशान होंगे? बिल्कुल परेशान है जी, बहुत परेशान। क्या कह रहे हैं, आगे कितना ऊपर तक है ये ट्रैफिक? कुछ रास्ता ही नहीं दे रहे जी, रास्ता नहीं दे रहे हैं। कुछ पता नहीं चल रहा कब तक गाड़ियाँ जाम पड़ी है। इधर भी बहुत अच्छा है, स्नोफॉल हो रही है, इसीलिए क्या ट्रैफिक हुआ है? इसी वजह से ट्रैफिक हुआ है। और आप देख पा रहे हैं ये कहाँ से कहाँ तक ये जाम लगा हुआ है, ऊपर से नीचे तक। इसमें गाड़ियों को, ड्राइवरों को बहुत परेशानी होती है। लोग कह रहे हैं कि 2.5 किलोमीटर तक का लंबा है। यस बिल्कुल, यहाँ से जहाँ अपन खड़े हैं यहाँ से 2 किलोमीटर टनल है और वहाँ तक जाम है सर। नीचे की तरफ नहीं बता, क्योंकि सर आगे गाड़ियाँ जा नहीं रही है, क्योंकि उन्होंने बैरिकेड बंद कर दिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। बिजनौर जिले के नजीबाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब भरे बाजार में एक नकाबपोश युवक ने कपड़ों की दुकान में शॉपिंग कर रही एक नाबालिग लड़की को चाकू की नोक पर बंधक बना लिया। आरोपी ने लड़की की गर्दन पर चाकू रखकर 1 लाख रुपए और बाइक की मांग की। हालांकि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बच्ची को सुरक्षित बचा लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बिजनौर के नजीबाबाद इलाके में एक बदमाश ने नाबालिग लड़की को चाकू के बल पर बंधक बना लिया। बच्ची लगातार चिल्लाती रही, लेकिन बदमाश के हाथ में चाकू होने की वजह से कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सका। चाकू का डर ऐसा था कि पूरा बाजार कुछ देर के लिए सहमा हुआ नजर आया। क्षेत्र में एक जो भय व्याप्त करने के लिए घटना फैलाने का प्रयास किया गया था, उसका बहुत जल्दी अपनी जागरूकता से दमन किया। सूचना मिलते ही नजीबाबाद पुलिस मौके पर पहुंची, समझाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी नहीं माना। आखिरकार हिम्मत दिखाते हुए पुलिस और बहादुर स्थानीय लोगों ने झपट्टा मारा, चाकू छीना, बदमाश को धर दबोचा। राहत की बात ये रही कि बच्ची पूरी तरह से सुरक्षित बचा ली गई। तत्काल सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस बल मौके पहुंचता है, हम लोग वहां पहुंचते हैं और अभियुक्त को कब्जे में करके और उसे हिरासत में ले लिया गया है। बच्चियों को सकुशल सुरक्षित कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। और दिल्ली वसीम हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जिम्मेदारी ली गई है। पोस्ट में लिखा, गैंगस्टर हाशिम बाबा के खिलाफ लगातार बोल रहा था, इसलिए हत्या की गई। दिल्ली के शास्त्री पार्क में हत्या की गई थी। मामले में पहले से 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और अब ये पोस्ट सामने आया है और लॉरेंस गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। तो बड़ी और अहम बात यह है कि सोशल मीडिया के जरिए जिम्मेदारी ली है, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये जिम्मेदारी ली है और दिल्ली वसीम हत्याकांड में ये बड़ा खुलासा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है और बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट किया है, इस हमले की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है और ये कहा है कि वो हाशिम बाबा के खिलाफ लगातार बोल रहा है, इसलिए हत्या की गई। तो देखिए, 2 दिन पहले यह हत्याकांड हुआ था जिसमें पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए जो है आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अभी चौंकाने वाला खुलासा इसमें हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जो है इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। अब वो पूरी वारदात के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। 30 से 31 दिसंबर की रात वसीम पर चाकू से हमला हुआ। अस्पताल में डॉक्टर्स ने वसीम को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके जांच इस मामले में शुरू कर दी थी। सीसीटीवी और सूत्रों के आधार पर 2 सगे भाइयों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। 26 साल का शाकिर और 22 साल का इस्लाम इस मामले में पकड़े गए थे। अब इस पूरे मामले में लॉरेंस गैंग ने भी जो है जिम्मेदारी ली है। अब इस पूरे मामले पर जो मृतक है उसके परिजनों का क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। पुलिस वाले मिले हुए हैं भाई, सब पुलिस वाले मिले हुए हैं। हमें गाली बक रहे थे पुलिस वाले। जब मैं वहाँ खड़ी हुई ना, मैंने चलो आपस का मैटर है, आपस में लड़ाई मत लड़ो। तो हमें क्या पता, वो उससे पहले ही जान से मार चुका था उनको। वो वहाँ पर वो तो बात करने गए थे कि मेरी बीवी से क्यों कोई लड़ाई झगड़ा लड़ा, तुम मुझसे बात करता। मैं तो था आदमी, आदमी से तो बात करेगा।
पूरा घर जाके इसको गाली बक के आया, तब अपनी बीवी के चक्कर में पूछने नहीं आएंगे बात। पूरे घर ने मिल के मारा उनको। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गैंगस्टर राव इंद्रजीत के ठिकानों पर छापेमारी अभी भी जारी है। सहयोगियों के ठिकानों पर भी ये कार्रवाई चल रही है। 30 घंटे से ज्यादा वक्त से ये छापेमारी चल रही है। ईडी की छापेमारी में करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। 5 करोड़ रुपए कैश, 8 करोड़ के गहने बरामद हुए हैं और करीब 40 करोड़ की अचल संपत्ति के दस्तावेज भी मिले हैं। तो राव इंद्रजीत, जिन पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, और ईडी की छापेमारी में करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। तस्वीरें भी आप देखिए, कितना कैश बरामद हुआ है इनके घर से। अलग अलग ठिकानों पर ये छापेमारी की जा रही है। 5 करोड़ कैश बताया जा रहा है। इसी के साथ साथ 8 करोड़ के गहने इनसे बरामद हुए हैं और करीब 40 करोड़ की अचल संपत्ति के दस्तावेज भी कई ठिकानों से मिले हैं। तो ऑपरेशन गैंगस्टर और ताबड़तोड़ एक्शन, जी हां, ईडी की ये कार्रवाई चल रही है। और बड़ी बात यह है कि गैंगस्टर राव इंद्रजीत के सभी ठिकानों पर एक दबिश दी जा रही है। इंद्रजीत के करीबी सहयोगियों के घर और दफ्तरों पर भी कार्रवाई हो रही है। दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा समेत कई राज्यों में छापेमारी। भारी पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 30 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और ईडी की कार्रवाई जारी है। बेनामी संपत्तियों के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। गैंगस्टर, पॉलिटिकल और बिजनेस कनेक्शन की भी जांच तेज हो गई है। गैंगस्टर का बिजनेस कनेक्शन क्या है और पॉलिटिकल कनेक्शन क्या है, इसकी भी फिलहाल जांच तेज हो गई है। और इस पूरे मामले में आपको बताएं कि जांच चल रही है और आगे आने वाले वक्त में और बड़ा खुलासा हो सकता है। लेकिन आइए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब एक बड़ी खबर बताते हैं। जयपुर के चौमू कस्बे में मस्जिद अतिक्रमण विवाद में आज बुलडोजर चलाया जाएगा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। विवाद के बाद प्रशासन ने कड़ा एक्शन लेना शुरू किया है। पुलिस ने 24 पत्थरबाजों के घरों पर नोटिस चस्पा कर 3 दिन में जवाब देने के लिए कहा था। नोटिस की मियाद 31 दिसंबर को पूरी हो गई। ऐसे में आज नगर परिषद की टीम पत्थरबाजों के घर पर कभी भी बुलडोजर चला सकती है। चौमू की पठान कॉलोनी में दिए गए थे नोटिस। 29 दिसंबर को 20 अवैध बूचड़खाने, 4 अवैध निर्माण को लेकर 3 दिन का नोटिस दिया गया था। नोटिस का जवाब नहीं देते, लीगल दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। ऐसे में अवैध निर्माण, आज उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पूरे मामले में करीब 110 लोगों को डिटेन किया गया था, जिनमें से करीब 21 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। कोई विरोध करने के लिए इन्होंने मना किया, यही बात है। गलत है तो हटेगा वो तो। पहले इनको सर आपने कोई चेतावनी दी थी कि भी आप इस तरीके की कार्रवाई होगी, कोई भी अगर विरोध करेगा तो उस पर एक्शन लिया जाएगा? सर ये नगर परिषद की कार्रवाई है, इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। नगर परिषद कार्रवाई कर रही है, पुलिस इमदाद में आई हुई है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि जो लोग हैं, क्या नाम है बाबू जी आपका? अहमद। अच्छा, आप ये बताइए जो कार्रवाई हो रही है इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, गलत तो जो गलत ही है सर। सही है कार्रवाई? बिल्कुल सही है। कितने टाइम से बाबू जी यहाँ पे रह रहे हो आप? हैं? कितने टाइम से रह रहे हो? उम्र भर से है। ये जो बुलडोजर चल रहा है सही है? नहीं, जैसे बुलडोजर चल रहा है, जो नाली के पलितर चल रहा है ना, वो तो सही है, और उंगली से चलना वो गलत है। ये नहीं, कोई परेशानी नहीं है हमें किसी को। जैसे बाजारों लाइन डाल दी है ना, वैसे यहाँ भी डाल दो लाइन। मेन मार्केट में लाइनें डाल रखी हैं, तो यहाँ भी लाइनें डाल दो। उसको उन लोगों ने नहीं होगा कभी भी, और आज तक किया है ना, ये तो होने वाली बातें होगी ना, आज तक किया है ना हुआ। तो सही है ये कार्रवाई? है सही है कार्रवाई? नहीं, जैसे नालियों के उल्टी तरफ बाहर है ना, वो तो सही है, और अंदर करना वो गलत है। तो देखिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको भी जो है समझाने का काम है पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि देखिए जिस तरीके से जो पूरी तरीके से नगर परिषद हैं उनके द्वारा नोटिस दिया गया था, बाकायदा उस प्रॉपर्टी को लेकर जो है यहाँ पर साफ तौर पे कहा भी गया था कि आप जो है जो अतिक्रमण किया हुआ है उस अतिक्रमण को जो है हटाइए। और आप देखिए कि जो कोई भी जो अगर जहाँ पर ये बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, एक साथ 3 बुलडोजर हैं, वो एक के बाद एक चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है, उसके साथ एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है। और साथ ही यहाँ पर देखिए लोग हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए ये तस्वीरें हैं जो NDTV पे आप एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों,
वो यहाँ पर जो है अपने घरों के आगे से जो है, क्या कहेंगे बाबूजी? नहीं सही अतिक्रमण हटना चाहिए, हटना चाहिए। बस ठीक है। सही मान रहे हैं? सही मान रहे हैं। आपको नोटिस दिया गया था? चलो बिल्कुल। देखिए ये देखिए यहाँ पे महिलाओं के द्वारा जो है ये अतिक्रमण हटाने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर जो है इन महिलाओं ने हटाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर का जो वजन है काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो हटा नहीं पाए। और यहाँ पे एक नहीं जो है कई ऐसे घर हैं, आप देखिए कि किसी का भी जो कह सकते हैं कि पक्का निर्माण किया हुआ है वो बख्शा नहीं जाएगा। जो है पहले इनको चेतावनी दी गई, इससे पूर्व के अंदर जो है एक नहीं 3 लेटर भी दिए गए थे, लेकिन उन लेटर्स में जो है संतुष्टि भरा जवाब नहीं दिया जाता है। और उसके बाद जो है ये कार्रवाई है यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर एक जगह पे नहीं हो रही है, लगभग 21 लोगों को जो है ये नोटिस दिया गया था। क्या नाम है माता जी आपका? क्या नाम है? सत्य नाम है ना। सही मानते हैं? नहीं। यहाँ पे हालांकि जो लोग हैं, कई लोग जो हैं बोलने से मना कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है, उस कार्रवाई को लेकर जो है लोगों की जो प्रतिक्रिया हैं, कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि ये कार्रवाई गलत है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है ये कार्रवाई वास्तव में सही हो रही है, जिससे क्या है कि रास्ते हैं वो प्रॉपर तरीके से चौड़े होंगे और उनकी वजह से जो है आवाजाही है वो प्रॉपर रहेगी। और आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर कि लोगों को जो है यहाँ पर कोई भी अगर विरोधाभास प्रकट होता है तो वहाँ पर जो है यहाँ जो पुलिस है उसको यहाँ पर लगाया गया है, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स है, वो आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। और ये तस्वीरें हैं जो पूरे जो कह सकते हैं कि प्रदेश के अंदर जो जनता है उसके बीच में मैसेज दिया जा रहा है कि अगर कोई भी जो है इस तरीके का जो कह सकते हैं कि कृत्य करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाई होगी। कानून के दायरे में रहकर आप कोई भी कार्य कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो उनके ऊपर एक्शन होगा। और वो एक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं एक व्यक्ति हैं उनसे एक बार बातचीत करूँगा। यहाँ पर देखिए कि जो SHO सर से जो है बातचीत करने की कोशिश दिखा रहे हैं, और इसके साथ ही एक लिखित में एप्लीकेशन है वो इनके द्वारा दी गई है। और मैं यहाँ पे एक बार दिखाना चाहूँगा कि ये तोड़ने के बाबत में जो है ये पूरा बाकायदा जो डॉक्यूमेंट्स है आप देख सकते हैं, विकलांगता का जो सर्टिफिकेट है वो इनके द्वारा दिखाया जा रहा है। यहाँ के जो SHO हैं प्रदीप सर उनको, और यहाँ पर मैं एक बार इनसे भी बातचीत करूँगा। और इसके साथ ही सर क्या कुछ कहा गया है? आप बड़ी मेहरबानी होगी सर आपकी। किस संबंध में सर? सर अभी आपको अच्छा ये व्यक्ति हैं, क्या नाम आपका? मेरा एहसान भाई है। ये कह रहे हैं कि मैं विकलांग हूँ, मेरे चढ़ने में दिक्कत है, तो एक बार मैं सीडीओ का भी वो नगर परिषद से बात करता हूँ, क्या कंसीडर कर सकते हैं। ये घर आपका है ना? ये क्या है तो? नहीं इधर से चढ़ने का है ना? तो नहीं सर, मेरे को दिक्कत नहीं है। ये मेरी दुकान है सर, मैंने छोटा सा मेडिकल कर सर प्लीज़। नहीं नाम क्या है? नहीं आप बताइए सर प्लीज़, कुछ नहीं आज प्लीज़ सर, हाथ जोड़ता हूँ आपसे। बिल्कुल देखिए यहाँ पे जो है ये दिव्यांग हैं और इनका साफ तौर पे यही कहना है SHO से कि आप जो यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है इनके ऊपर कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि इनको चढ़ने और उतरने के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और इसी वजह से जो है ये कार्रवाई की जा रही है। और आप देखिए कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर जो है अलग अलग थानों के जो SHOs हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ के जो लोकल SHOs हैं वो तो यहाँ पर है ही। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ पूरे एरिया के अंदर तो आप देखिए कि जो पूरा एरिया है वो छावनी में तब्दील हो चुका है और लोग जो है अपने घरों की छतों पर खड़े होकर जो इस पूरी कार्रवाई को जो है देखते हुए नज़र आ रहे हैं। और साथ ही आप देखिए कि जहाँ जहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है वहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस है वो यहाँ पर पहुँच रही है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो एक व्यक्ति, मुझे नोटिस नहीं मिला सर। ये क्या दिखा रहे हैं? सर आप बोलिए बोलेंगे तभी तो होगा ना। हाथ तोड़िए सर, तोड़िए। बिल्कुल देखिए यहाँ पे इनको जो है इनका कहना है कि मेरा पहले नोटिस नहीं मिला था, लेकिन अब जो है
यहाँ पर पुलिस के द्वारा फिर से कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये तस्वीरें हैं जो SHO हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और आप देखिए, ये यहाँ पर SHO खुद जो है उस व्यक्ति को अंदर पहुँचाते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर साफ तौर पे उन्होंने बोलने से भी जो है मना कर रहे हैं। और ये देखिए, ये इनका जो कह सकते हैं कि जिस तरीके से बर्ताव है और उसको लेकर भी जो है यहाँ पर जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि आप कानून व्यवस्था बनाएं, क्योंकि कानून के दायरे में रहकर आप काम कीजिए। अगर आप कानून के जो कह सकते हैं दायरे से बाहर रहकर या फिर कानून को अपने हाथ में लेंगे तो आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा। हालांकि उन्होंने जो है यहाँ पे नगर परिषद और जो SHOs हैं उनको जो है अपनी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट भी दिखाया, लेकिन वो सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर नहीं माना गया और उनका साफ तौर पे कहा है कि ये किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिसने भी अतिक्रमण किया है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और आप देखिए, ये देखिए पूरी तरीके से जो है यहाँ पर कार्रवाई है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। 26 तारीख को जो घटना हुई, जिस पत्थरबाजी के अंदर जो है पुलिस के जवान जो कह सकते हैं कि घायल हुए थे, उनको जो कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो है यहाँ पर उसका रिएक्शन है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हर कोई जो है यहाँ पर लगातार विनती भी करता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप इस तरीके से कार्रवाई ना कीजिए। और इस कार्रवाई के वजह से जो है इनके घर के अंदर आने जाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर लोग हैं, आप देखिए लगातार इनके द्वारा अपील भी की जा रही है, पूरी तरीके से जो है लगातार अपील भी की जा रही है। और इस अपील के बावजूद जो देखिए आप जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई को लेकर जो है एक्शन है वो यहाँ पर प्रशासन का दिखाई दे रहा है। और 26 तारीख को जिस तरीके से घटना हुई, मैं यहाँ पे लोकल व्यक्ति हैं उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है सर आपका? कयामुद्दीन। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है, क्या सही हो रही है? सही नहीं हो रही है। सही नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रही है। आप यहाँ जातिवाद कर रहे हैं, इसमें आगे अशोका प्लाजा से किसी ने तोड़ा ही नहीं और यहाँ आके तोड़ रहे हैं, माइनॉरिटी के सबको तोड़ रहे हैं आप। तो अंजीत, वो 26 तारीख की तस्वीरें भी आपको याद होगी जब पुलिस बीच रात में जो है मस्जिद के आसपास का जो अतिक्रमण था उसे हटाने के लिए पहुंची थी। उस बीच जब पथराव हुआ था उस वक्त लोग इस कार्रवाई को गलत ठहरा रहे थे। जब आज एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन यहाँ पर देखने को मिला है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सही से बता रहे हैं। बिल्कुल, और बुलडोजर एक्शन हो रहा है। कई सारे बुलडोजर और अवैध निर्माण पर चलाए जा रहे हैं। कई सारे बुलडोजर पहुंचे हैं, भारी संख्या में पुलिस की मौजूदगी है और नगर परिषद की टीम वहां पर मौजूद है और ये एक्शन हो रहा है। तो दो तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली तस्वीर आप देखिए, 26 तारीख की तस्वीर है जब मस्जिद के बाहर पथराव शुरू हो गया था। जब कार्रवाई करने के लिए प्रशासन पहुंचा था, जमकर पथराव हुआ, जमकर बवाल हुआ, कई लोग घायल हुए थे। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि कई दिनों से जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है उन्हें कई बार जो है नोटिस भी दिया जा चुका था, लेकिन बावजूद इसके जो अवैध अतिक्रमण है उसे नहीं हटाया गया। और आज जो है प्रशासन एक बार फिर से कार्रवाई करने पहुंचा है। करना अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा जाब्ता उपलब्ध कराया है नगर परिषद पूरी कहाँ से कहाँ तक की कार्रवाई है? जो भी उन्होंने नोटिस दे रखे हैं 19-20 नोटिस दे रखे हैं उन्होंने, उन सबके हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ था उसमें यहाँ पर ही अधिकतर उपद्रवी थे। क्या वो जो अतिक्रमण है, जो अवैध निर्माण है, उन्हीं उपद्रवियों को शामिल है? ये नगर परिषद, हाँ बिल्कुल, करीब करीब वो लोग हैं जिन्होंने उपद्रव किया, उन्हीं की अवैध अतिक्रमण है जो हटाने की कार्रवाई चल रही है। थैंक यू। तो पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है। जो उपद्रवी थे लगभग वो भी हैं इसमें शामिल, जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। और इन लोगों ने उपद्रव मचाया था, उसके बाद अब पहले नोटिस दिया गया अवैध निर्माण को लेकर के, अब कार्रवाई हो रही है। तो कुछ लोगों की बात भी आपने वहां पर सुनी जो अभी भी पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें दिक्कतें हैं, उनका जो जहां पर जगह है उस पर ये कार्रवाई ना हो। लेकिन फिलहाल पुलिस ऐसे मूड में नहीं है, क्योंकि लगातार ये कहना है कि प्रशासन का कि कई बार जो नोटिस है इन लोगों को दिया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके जो ये लोग हैं अवैध अतिक्रमण को नहीं हटा रहे हैं। और इसलिए आज प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जयपुर के चौमू में देखने को मिल रहा है।
रही है और उस आपत्ति जताने के पीछे उनका आरोप है कि ये जो कार्रवाई है वो गलत है। और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए कि जहाँ जहाँ पर बुलडोजर चल रहा है वहाँ पर पुलिस का एक्स्ट्रा पुलिस जो कह सकते हैं जाब्ता है वो तैनात किया गया है। पूरे इस कार्रवाई को लेकर जो है यहाँ पर वीडियोग्राफी हो रही है। और इसके साथ ही जिन घरों को नोटिस दिया गया था, क्योंकि ये नोटिस है 29 तारीख को दिया गया था, 29 के बाद जो है इनसे जवाब मांगा जाता है 31 तारीख को। और 31 तारीख के बाद जब उस जवाब का संतुष्ट रहा जो कह सकते हैं इनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता, डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं नगर परिषद में, उसके बाद ही जो है ये कार्रवाई की जाती है। और आप देखिए कि घरों की छतों के ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो लगातार इस कार्रवाई को देखते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही जो है यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो है जैसे ही हमारा कैमरा वहाँ पहुँचता है तो लोग जो है अपना चेहरा छुपाने का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से 26 तारीख को देखिए आप देखिए कि जो STRF की जो टुकड़ी है वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और पूरा जो एरिया है वो छावनी में तब्दील हो चुका है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से जो ये कार्रवाई हो रही है उसके पीछे मकसद यही है राजस्थान की बदलने सरकार का कि जल्द से जल्द है जो राजस्थान के अंदर सुशासन हो। और जिस तरीके से जिन लोगों के द्वारा जो ये इस तरीके का कृत्य किया गया था उस कृत्य को लेकर जो है साफ तौर पे सरकार ने एक मैसेज दिया है प्रदेश की जनता को कि राजस्थान के अंदर जो है कानून व्यवस्था है, सुशासन है। और यहाँ पर सुशासन के अंदर अगर कोई भी जो कह सकते हैं कि रुकावट बनेगा, कोई भी अगर बाधा बनेगा तो उसके खिलाफ जो है यहाँ पर कार्रवाई होगी। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के अंदर कि पूरा जो ये एरिया है लगभग जो कह सकते हैं कि 22 लोगों को यहाँ पर नोटिस दिया गया था। 22 के 22 लोगों के ऊपर यहाँ पर जो कह सकते हैं अवैध जो पक्का निर्माण था उस निर्माण के ऊपर यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। और ये तस्वीरें बयां करती है कि राजस्थान के अंदर जो है सुशासन, जिस तरीके से लगातार आपने देखा होगा कि 26 तारीख को जो घटना होती है और उस घटना के अंदर जो है राजस्थान पुलिस के कई जवान हैं वो घायल हो जाते हैं। और साथ ही आप देखिए कि जिस तरीके से ये पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी जो है सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है नगर परिषद के कर्मचारी हैं उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ कहेंगे। जिस तरीके से देखा गया है कि ये जो एक्शन लिया जा रहा है उस एक्शन के पीछे मकसद यही है कि राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था है वो बनी रहनी चाहिए। और कोई भी अगर मान लो कानून को अपने हाथ में लेता हुआ पाया जाता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। और यहाँ पर आप सोचिए कि जिस तरीके से ये जो पूरा ये घटनाक्रम हो रहा है, इस घटनाक्रम मेरे साथ नगर परिषद के अधिकारी हैं उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से जो ये कार्रवाई हो रही है। सर क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर? जी, पूर्व में इन लोगों को सूचित किया गया था, 3 दिन का नोटिस दिया गया था कि सड़क सीमा में जिन लोगों ने अवैध रैंप और सीढ़ियाँ बना रखी है वो हटा ली जाए। और 3 दिन की अवधि पूर्ण होने के बाद में हमारे द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। जिस तरीके से इन्होंने जवाब प्रस्तुत किया गया उसमें क्या संतुष्टि भरे डॉक्यूमेंट्स? जी नहीं, जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एक्चुअली। लेकिन यहाँ पे स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये टारगेट कर रहे हैं। नहीं, टारगेट की नहीं है। मुख्य मार्गों में भी हमारे द्वारा इसी प्रकार से कार्रवाई की जाती रही है पूर्व में भी और अभी भी जो आप देख पा रहे होंगे तो जो सड़क सीमा में जो अतिक्रमण है उसी को हटाया जा रहा है। किसी व्यक्ति को आज बुलडोजर कितने कदम पे चल रहा है, मतलब कितने अवैध अतिक्रमण पे चल रहा है? सर ये लगभग अपना 800 मीटर का मार्ग होगा, इसको अतिक्रमण से मुक्त किया जा रहा है। दायरे में कोई भी आएगा? जी, उसमें समान कार्रवाई की जा रही है। कितनी बार नोटिस दिया गया? सर इनको पूर्व में 2 बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं और पहले भी समझाइश की जा चुकी है। लेकिन उसके बाद भी? हाँ, समझाइश के बाद में जब इन लोगों के द्वारा रैंप अवैध सीढ़ियाँ नहीं हटाई गई है जो आगमन में बाधा भी उत्पन्न करती है तो उसको हटाया जा रहा है। आपका नाम बताइए। हाँ, संदीप सिंह कविया, स्वास्थ्य निरीक्षक। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे संदीप सिंह का साफ तौर पे कहना है कि पूर्व के अंदर 2 नोटिस है वो इनको दिए गए थे लेकिन उन नोटिसों का जवाब है इनके द्वारा नहीं दिया गया और इसी के चलते जो है एक बार फिर से जो है एक नोटिस है वो 29 तारीख को दिया जाता है, नोटिस सस्पाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इनके द्वारा कोई भी जवाब है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वो नगर परिषद के अंदर प्रस्तुत नहीं किया जाता है। और उसी का ही जो कह सकते हैं अब रिएक्शन है वो सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस के जो जवान हैं, पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। पूरी तरीके से जो है ये आप देख सकते हैं
कि लोग हैं अपने घरों के अंदर बैठे हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई के चलते जो है लोगों का, कई लोगों ने ऐतराज़ भी जताया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये कार्रवाई है वो सरासर गलत है और इस कार्रवाई को रुकवाना चाहिए। और आप देखिए तो बुलडोजर एक्शन देख रहे हैं। और अब आप 26 तारीख को यहीं पर ये पूरा विवाद हुआ था, यहीं पर पत्थरबाजी हुई थी, यहीं पर जम करके नारेबाजी हुई थी और वहीं पर अब बुलडोजर चल रहा है। प्रशासन का यह कहना है कि अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है। तकरीबन 800 मीटर का ये पूरा एरिया है, लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है जहां पर अवैध तरीके से लोगों ने निर्माण किया हुआ है। उस निर्माण को हटाया जा रहा है और इस 800 मीटर के रास्ते में जो भी अवैध निर्माण है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, तो ये तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। 2 तस्वीरें, मस्जिद के पास जो अवैध अतिक्रमण किया गया था उसे हटाने जब प्रशासन पहुंचा तो कैसे वहां मौजूद लोगों ने पुलिस कर्मियों पर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। 26 तारीख की तस्वीर और उसके बाद आप देखिए 2 जनवरी यानी कि आज की तस्वीर, आज जब प्रशासन एक्शन लेने पहुंचा है और वहां पर किस तरीके से इस अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे सर? 26 को जो है अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा था, आज फिर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। नहीं, पहले अतिक्रमण हटाने का काम नहीं चल रहा था, वो तो समझाया, खुद सहमति से ही मुस्लिम समाज द्वारा मस्जिद का अतिक्रमण हटाया था। ये अतिक्रमण जो है वो बहुत दिनों से नगर परिषद ने चिन्हित किए हुए थे, इनको नोटिस दिए जा चुके थे और वो इन्होंने हटाया नहीं, तो नगर परिषद हटाने की कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने जाब्ता उपलब्ध कराया ताकि कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो और अगर हो तो उसको निपट सके। लोगों को सर समझाइश भी हो रही, पूरे यहाँ पे वीडियोग्राफी भी की जा रही है इस पूरी। ये कहना सही है कि इस पूरे घटना की पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी अलग अलग स्तरों पे कराई जा रही है, लोगों को समझाइश की गई है और अवैध अतिक्रमण है जो नगर परिषद हटा रही है, पुलिस ने जाब्ता उपलब्ध कराया है। कई लोग सर कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कार्रवाई वो टारगेट किया जा रहा है। ये कहना गलत है कि कोई भी टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए लाइन से जो भी अवैध अतिक्रमण है उनको लाइन से हटा रहे हैं, किसी को कोई स्पेसिफिक नहीं है कि एक आदमी को हटा रहे हैं, एक का नहीं हटा रहे, ऐसा नहीं। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पे कहा है कि जो भी अतिक्रमण किया हुआ है उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और आप देखिए कि ये बुलडोजर कार्रवाई है वो यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ ही आप देखिए कि यहाँ पर जितने भी 800 मीटर के जो दायरा है उस दायरे के अंदर अगर कोई भी अगर आता है यहाँ पर जो है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी से भी जो है वो अपना रेफरेंस दिलवाए उसको भी जो है बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है, क्योंकि 2 बार पहले जो है यहाँ पर जो इनको नोटिस दिया जाता है और उस नोटिस का जवाब है वो नहीं दिया जाता है, तो उसके बाद जो है ये कार्रवाई है ये देखने को मिलती है। और साथ ही यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरीके, क्या नाम है? ओम प्रकाश। अच्छा, आप नगर परिषद कर्मचारी हूँ। अच्छा, कर्मचारी, क्या कुछ कहेंगे? सर, ये मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि ये विवाद बढ़ने का कारण है यहाँ पत्थरबाजी पुलिस वालों के ऊपर की। उस दिन भी 26 तारीख को भी आप लोग इसी तरीके से वहाँ ये कुछ तत्वों ने पुलिस वाले के पत्थरबाजी की, इसमें रात को पुलिस वालों को पत्थरबाजी करने के कारण इतना ये मामला बढ़ा। शांत प्रकार से पुलिस वालों ने समझाया, नहीं मानने के कारण उच्च अधिकारियों को इसी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होकर ये कार्रवाई की जा रही है। और ये कहता हूँ कि ये जब प्रशासन ने इनको समझा रहा है बार बार में, इसकी इनकी बात नहीं मान रहे, फिर भी छतों पे पत्थर डाल के पुलिस वालों पे पथराव करना और नगर परिषद कर्मचारी पे पथराव करना, ये मादा उतारी। इस कारण ये आज ये देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है उस कार्रवाई को लेकर नगर परिषद का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से 26 को जब यहाँ पर जो कार्रवाई करने के लिए, अतिक्रमण को हटाने के लिए जब टीम पहुँचती है तो उनके ऊपर जो है पत्थरबाजी है वो की जाती है। और उस पत्थरबाजी के बाद जो है अब यहाँ पर क्विक रिएक्शन जो है पुलिस के द्वारा लिया गया है, स्थानीय प्रशासन के द्वारा लिया गया है। आप देख सकते हैं लोग जो हैं अपने घरों के अंदर कैद हैं और हर तरफ मैं मेरे सहयोगी सुशील जी से कहूँगा कि जो है साफ तौर पे एक मैसेज है वो यहाँ पर देने का काम है, वो लोकल प्रशासन के द्वारा दिया गया है कि कोई भी अगर कानून को तोड़ेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं एनडीटीवी पे और आप देखिए कि हर तरफ जो है यहाँ पर जो भी अतिक्रमण किया हुआ था उसको हटाने का काम किया जा रहा है। और बाकायदा जो है चाहे नगर परिषद हो चाहे पुलिस हो, उनके द्वारा जो है
हर स्तर पे वीडियोग्राफी की जा रही है। वीडियोग्राफी के माध्यम से जो है हर कार्रवाई का जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो विजुअल्स हैं वो कैप्चर किए जा रहे हैं, फ़ोटो हैं वो कैप्चर की जा रही है। किसी को वो जो है बख्शने का काम है वो यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो है नहीं किया जा रहा। और आप देखिए कि ये जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई को लेकर कई लोगों के द्वारा आपत्ति जताई जाती है और उनको जो है यहाँ के जो लोकल SHO हैं वो जो है साफ तौर पे उनको समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैं यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से ये कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे बाबूजी, कार्रवाई सही हो रही है? हम क्या बताएं इस मामले नहीं, जो अतिक्रमण है अतिक्रमण है वो तो हटेगा, खैर गलत है वो। अब क्या बताएं इस मामले के अंदर, हमको तो पता भी नहीं है पूरा क्या है क्या नहीं है। अपन तो सुबह निकलते शाम को जाते हैं और बाकी हवाले से पूछो। आप मानते हैं माता जी सही है ये? देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग हैं वो माइक पे बोलने से, कैमरे के ऊपर बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन एक बात तो साफ हो चुकी है कि जो घटना हुई और घटना के बाद जो है यहाँ पर लोकल प्रशासन के द्वारा क्विक जो कह सकते हैं कि एक्शन है वो लिया जा रहा है। और साथ ही यहाँ पर चाहे वो कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और साथ ही यहाँ पर देखिए कि जो है 29 तारीख को इनको तीसरा नोटिस है वो दिया जाता है और उस नोटिस के बाद जो है यहाँ पर 3 दिन का उन्हें समय दिया जाता है। और उस 3 दिन के समय के बाद जो है यहाँ पर आप देखिए कि लोग हैं उन्हें जो जवाब प्रस्तुत करना था 31 दिसंबर तक, लेकिन उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है। और उसी के बाद जो है यहाँ पर आज जो है कार्रवाई की जा रही है। नगर परिषद के द्वारा पूरा जाब्ता है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है। और आप देखिए कि जिस तरीके से यहाँ पर लगभग जो कह सकते हैं कि पूरे इस 800 मीटर के परिसर के अंदर, दायरे के अंदर जो भी जो पक्का निर्माण सामने आएगा उनके ऊपर इसी तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है। लगभग 22 के करीब जो लोग थे उनको जो है 3 बार नोटिस थमाया गया था। उस नोटिस के अंदर जो है इनको पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो है नगर परिषद में देने थे, लेकिन उनके द्वारा जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये जो कार्रवाई है ये देखने को मिल रही है। और आप जिस तरीके से आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई के बाद से जो है ये लोग हैं अपने घरों की छतों पर देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। यहाँ पर अगर बात करूँ इस पूरे इस कार्रवाई को लेकर तो एक मैसेज है वो भी यहाँ पर जो है लोकल जो प्रशासन है, राजस्थान सरकार है, उसके द्वारा जो है देने का काम है वो यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। और इसके साथ ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ की तो आप देखिए कि यहाँ पर जो पूरा जो भी 800 मीटर के परिसर के अंदर कोई भी अगर अतिक्रमण किया हुआ था उनके द्वारा जो है यहाँ पर कार्रवाई है वो की जा रही है। और देखिए कि लोग, एक बार उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ कहेंगे कि जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है उस कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? सही है? नहीं, अंदर रहते हैं हम नहीं रहते हैं इधर, अंदर रहते हैं हम। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है, बोलने से साफ तौर पे इनकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे जो है आगे की ओर जो है बुलडोजर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा रास्ता है जिस पे अतिक्रमण किया हुआ था उनको हटाने का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके साथ ही आगे जो है धीरे धीरे जो है पुलिस जाब्ता है। देखिए कि ये अगर इस परिसर के अंदर कहीं पर भी अगर आपको अगर कोई भी अतिक्रमण दिखाई पड़ता है तो आप देखिए पुलिस फोर्स है वो आप देख सकते हैं कि छावनी में जो ये पूरा एरिया है वो तब्दील हो चुका है। 26 तारीख को जब यहाँ पर नगर परिषद और जब पुलिस जो टीम है वो यहाँ पर इस अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुँचती है तो वहाँ पर जो है इसी तरीके से कार्रवाई करने की कोशिश की जाती है। और उस कार्रवाई के रोकने के लिए जो है लोकल लोगों के द्वारा जो कह सकते हैं कि पत्थरबाजी की जाती है। और उस पत्थरबाजी के दौरान जो है कई पुलिसकर्मी घायल होते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पर बवाल देखने को मिलता है। और उस बवाल को जो कह सकते हैं रोकने के लिए
जो कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 दिन के लिए इंटरनेट पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई को लेकर देखिए कि जिस तरीके पूरी इस घटनाक्रम का वीडियोग्राफी है वो की जा रही है प्रॉपर तरीके से। जो कह सकते हैं लोगों से लगातार पुलिस भी अपील करती हुई दिखाई दे रही है कि आप जो है यहाँ पर कोई भी अगर कार्य किया जा रहा है, सरकार के द्वारा अगर कोई भी एक्शन लिया जा रहा है, तो उस एक्शन के अंदर अगर कोई भी राजकार्य के अंदर कोई भी अगर बाधा पहुँचाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और उसी का एक एग्जाम्पल है, जो कह सकते हैं उदाहरण है, वो यहाँ पर राजस्थान के भजनलाल सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। जी मनी। तो जिस तरीके से वीरेंद्र यहाँ पर जानकारी दे रहे थे कि कई बार जो है प्रशासन जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है उनसे समझाइश कर चुका है, 2 बार नोटिस भी जारी हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके जो लोग हैं वो माने नहीं है। इलाका ऐसा है क्योंकि कई बार जो है जाम की स्थिति जो है यहाँ पर पैदा हो जाती है, जिसके चलते अब सड़क चौड़ी करने का जो आदेश है वो दिया गया था और उसके लिए इस अवैध अतिक्रमण को हटाना बेहद जरूरी था और इसीलिए आज ये बुलडोजर कार्रवाई जो है देखने को मिल रही है। इससे पहले जब प्रशासन इस कार्रवाई को करने के लिए पहुंचा था तब लोगों ने विरोध किया था, पत्थरबाजी की थी, जमकर बवाल किया था, जिसके बाद चौमू में हंगामा देखा गया। कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे, कई लोग घायल हुए थे, हालात यहाँ तक पहुंच गए थे कि इंटरनेट सस्पेंड करना पड़ा था। उसके बाद आज एक बार फिर से ये एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में इस अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। लोगों की नाराजगी भी देखी जा रही है, लेकिन प्रशासन अपना काम कर रहा है। तो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीर आप देखिए। पहली तस्वीर देखिए जिसमें 800 मीटर के एरिया में कार्रवाई हो रही है और दूसरी तस्वीर आप देखिए जब जो बाहर का हिस्सा है, घरों के बाहर का जो हिस्सा है, उस हिस्से को जो अवैध निर्माण लोगों ने कर रखा उसे तोड़ा जा रहा है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, एसडीआरएफ और पुलिस की तैनाती की गई है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि कहीं कोई विवाद न हो। और चौथी तस्वीर में आप देखिए 26 दिसंबर को यहीं पर हिंसा हुई थी जिसमें पत्थरबाजी हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। इस पूरे मामले में कई लोग हिरासत में हैं, कई की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आप देखिए कि कार्रवाई लगातार जारी है। तो देखिए पुलिस भी अपनी पूरी तैयारी में आई है। एक बार फिर से जो अव्यवस्था है वो ना देखने को मिले, इसलिए पुलिस प्रशासन भी तैयार है। आप देखिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को वहां पर तैनात किया गया है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी वो कई सवाल भी उठा रही थी और उसके बाद एक बार फिर से वैसी ही तस्वीर सामने ना आए, इसलिए पुलिस भी तैयार है। और राजस्थान में बुलडोजर कार्रवाई के बाद रुख करते हैं मध्य प्रदेश का और मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी की जांच रिपोर्ट आ गई है, जो जानकारी आ रही है। और बड़ी और अहम खबर यह है कि दूषित पानी से ही लोगों को उल्टी और डायरिया हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में दूषित पानी की पुष्टि हुई है। इंदौर में दूषित पानी से अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। जिले के मेडिकल अधिकारी ने बताया कि मरीजों के लिए लिए गए सैंपल की जांच में दूषित पानी से उल्टी और डायरिया की पुष्टि हुई है, जिससे 11 लोगों की जान चली गई और अब भी कई लोग ऐसे हैं जो इस पानी को पीने से गंभीर रूप से बीमार हैं। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और ये सवाल भी अब इस पर उठ रहा था कि आखिरकार इंदौर जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है, वहां पर गंदा पानी लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, जो कि लोगों की जान का दुश्मन बन गया। और इंदौर में दूषित पानी से कितनी मौतें हुई हैं, इसे लेकर विरोधाभास है। इंदौर के मेयर ने जो आंकड़े दिए वो कैलाश विजयवर्गीय के आंकड़ों से अलग बताए जा रहे हैं। वहीं सीएमएचओ ने जो आंकड़े बताए हैं वो कुछ और ही है। आखिर इंदौर में मौत कितनी हुई है, सच क्या है, ये बयान सुनिए। 3 लोगों की इसमें मृत्यु भी हुई है, जिसकी अधिकृत जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने भी दी है, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से 4 लोग और हैं जो इस बीमारी की शिकायत के साथ अस्पताल पहुंचे थे और उनका भी निधन हुआ है। तो अधिकृत स्वास्थ्य विभाग पूरी जांच पड़ताल करके जारी करेगा, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से 7 लोग दिवंगत हुए हैं। सरकारी आंकड़ा अभी भी 4। मैं उधर भागीरथपुरम में जब घूम के आया तो वहाँ पर 8 हो गया। इसलिए
हम देखेंगे कि जो 4 सरकार ने कैसे जोड़े और 4 वहाँ के लोग बता रहे हैं कैसे हैं। वहाँ के डॉक्टर्स का कहना था कि कुछ नेचुरल डेथ है। हम देख लेंगे, यदि डायरिया से हुई होगी तो उनको भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा के अनुसार राशि दी जाएगी। इलाज जो हमारे संपर्क में जो रोगी आए थे उसमें से 3 रोगियों की 2 की अस्पताल में और 1 की अपने निवास पे मृत्यु हुई है और एक अन्य रोगी है जो ब्रॉड डेड हमारे मुख्यमंत्री संजीवनी में लाया गया था। तो इस तरह से 4 का हमारा रिकॉर्ड आया है। और दूषित पानी की वजह से जान चली गई, ये वो तस्वीरें हैं जिनकी जान चली गई। एक 5 साल का मासूम बच्चा, कुछ बुजुर्ग, कुछ महिलाएं जिनकी जान चली गई दूषित पानी पीने की वजह से। और सरकार अभी तक आंकड़ों में ही उलझी हुई है कि अभी ये तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर कितने लोगों की जान चली गई। लेकिन कई घरों के चिराग बुझ गए हैं और कई बुजुर्गों की जान चली गई है, कई महिलाओं की जान चली गई है और ये सब कुछ दूषित पानी पीने की वजह से हुआ। और एक ये और तस्वीर आप देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जो मंत्री हैं सरकार में, वो पहुंचे थे बाइक पर सवार होकर के, लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मृतकों के परिजन हैं जिनके अंदर बेहद नाराजगी देखी गई और जो मौत हुई है उसके बाद लोग नाराज नजर आए और लोगों के अंदर बेहद ज्यादा गुस्सा है। लोगों के घर के लोगों की जान चली गई है, इस वजह से लोग गुस्से में हैं और इस गुस्से को लोगों ने दिखाया भी, लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला। तो देखिए, जो पानी जिंदगी देता है वही मौत बन गया, क्योंकि जिस सिस्टम को उसे शुद्ध रखना था उसी सिस्टम की लापरवाही ने उसमें जहर घोल दिया, वो भी देश के सबसे साफ शहर यानी कि इंदौर में। इस दूषित जहर से 5.5 महीने के मासूम अव्यान साहू की भी जान चली गई। देश के सबसे साफ शहर में गंदा पानी पीने से कितने लोगों की मौत हुई है, शासन प्रशासन अभी तक यही तय नहीं कर पाया है। कभी कहा गया 4, कभी 7, कभी 8। अब खबरें आ रही हैं कि 14 मौतें हो चुकी हैं। इस फहरिस्त में सबसे भारी नाम है 5.5 महीने के मासूम अव्यान साहू का। बहन से 10 साल छोटा, पिता एक निजी कुरियर कंपनी में काम करते हैं। 10 साल बड़ी बहन है। माँ को दूध पिलाने में दिक्कत होती थी, उसे पानी में मिलाकर डिब्बे का दूध देते थे और वही अव्यान के लिए जानलेवा बन गया। पोते से बिछड़ने के दुख में दादी फूट फूट कर रोती हैं। अचानक एकदम उसकी तबीयत बिगड़ी उसमें। अब हमें तो इसके बारे में फिर भी जानकारी नहीं थी कि ये पानी के कारण हुआ। ये तो यहाँ आके जब पब्लिक से पता लगा हमें, तब हमें हकीकत का पता लगा कि अपना कारण क्या है। 26 दिसंबर को बच्चे को दस्त की शिकायत हुई, जिसके बाद उस मोहल्ले के ही एक डॉक्टर को दिखाया, लेकिन दवाई के बाद भी उसे फर्क नहीं हुआ। 29 दिसंबर की शाम जब उसकी हालत खराब बिगड़ी तो उसे फिर से डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया, लेकिन अव्यान को बचाया नहीं जा सका। तो आपने देखा रिपोर्ट और इसमें आपने देखा कि इस तरीके से एक 5.5 महीने के बच्चे की जान चली गई, उस मासूम की भी जान चली गई। लेकिन रिपोर्ट आई है दूषित पानी को लेकर के। दरअसल इंदौर के भागीरपुरा में दूषित पानी की पुष्टि हुई है। मरीजों से लिए गए सैंपल में दूषित पानी की पुष्टि हुई है। दूषित पानी से ही लोगों को उल्टी और डायरिया हुई। भागीरथपुरा में 1400 लोग दूषित पानी से प्रभावित हैं। गुरुवार को भागीरथपुरा में 8,571 लोगों की जांच हुई। 338 लोगों को उल्टी और डायरिया की शिकायत है। 201 पीड़ित इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। गंभीर रूप से बीमार 32 लोग इस वक्त आईसीयू में मौजूद हैं। तो ये हालात हैं। और आपको बताएं कि इंदौर में दूषित पानी से 11 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन वहां के नेताओं को ऐसा लगता है जैसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये झूले पर झूलते इंदौर के पार्षद की तस्वीरें सामने आई हैं और अब ये तस्वीरें वायरल हुई हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये इंदौर के पार्षद हैं और उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वो झूले पर आराम से झूलते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि उस इलाके में इतने लोगों की जान चली गई है, जिसमें मासूम बच्चे भी हैं, जिसमें महिलाएं हैं, जिसमें बुजुर्ग हैं, लेकिन इन लोगों की जान चली गई। लेकिन ऐसा लगता है जैसे प्रतिनिधियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए, अब
मौत के बाद इंदौर नगर निगम इलाके में खुदाई का काम कर रहा है। जहां पर कई लोगों की जान चली गई है, वहां पर दूसरी तरफ नगर निगम की कार्रवाई भी जारी है और इलाके में खुदाई का काम जारी है। ये भी जांच की जा रही है कि आखिरकार ये दूषित पानी कहां से आ रहा है, कैसे लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, क्योंकि 11 लोगों की तो मौत हो गई है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो इस पानी से गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं और इस वक्त अस्पताल में भी भर्ती है। नलों के जरिए दूषित पानी इंदौर के भागीरथपुरा में घर घर पहुंचा और फिर शुरू हुई एक त्रासदी। पिछले 4 दिनों से यहां घरों में खुशियां नहीं, लाशें पहुंची। उर्मिला यादव बिल्कुल ठीक थी, न चलने में दिक्कत, न सांस में, न किसी बीमारी की परछाई। उनकी उम्र 70 थी, पर चाल में जीवन था। 11 महीने पहले घर में रौनक आई थी। 15 साल बाद बेटे संजय के यहाँ बेटा पैदा हुआ था। उर्मिला पहली बार दादी बनी थी, लेकिन दादी बनने का सुख उन्हें ज्यादा दिन नसीब नहीं हुआ। शुक्रवार की शाम उन्हें उल्टियां शुरू हुईं। उसके बाद दस्त। शनिवार सुबह पेशे से दर्जी संजय यादव उन्हें क्लॉथ मार्केट अस्पताल ले गया। एक दिन आईसीयू में रही। रविवार सुबह 11 बजे उनकी सांसें थम गई। डॉक्टरों ने कोशिश की, पर संक्रमण तेज था। ऐसा लगा कि पानी बदबू है या पानी गंदा आ रहा है। एक हफ्ते भर से कुछ ज्यादा खा दिया था। जब पूरा ये इलाका खोद रखा था, इन्होंने ना कहीं ड्रेनेज लाइन फिट कर दी इसके अंदर नर्मदा में। सरकार ने कहा था कि इलाज का खर्च देंगे। परिवार कहता है कोई पैसा नहीं मिला। उल्टा, जिस बेटे ने मां को खो दिया, नेता चाहते थे वही उनसे आकर मिले। ये त्रासदी सिर्फ उर्मिला के परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि कई घरों की कहानी बन गई है। देखिए, एक तरफ जहां इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की जान चली गई है, तो ओमकारेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नर्मदा मां की पूजा अर्चना की है। ये तस्वीरें भी अब सामने आई है। आप देखिए, ओमकारेश्वर पहुंचे डॉक्टर मोहन यादव अपनी पत्नी के साथ और यहां पर उन्होंने नर्मदा की पूजा की है। इंदौर में जहां एक तरफ दूषित पानी का मुद्दा गर्मा चुका है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई लोगों की मौत हो गई है, कई लोग गंभीर रूप से बीमार हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब ओमकारेश्वर से सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ पहुंचे और नर्मदा की पूजा उन्होंने की। और इंदौर की खबरों से अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईपीएल में मचे बवाल को लेकर। एक खिलाड़ी के नाम पर बवाल मच गया है। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदने पर विवाद बढ़ गया है। शाहरुख खान पर कई और धर्मगुरुओं ने हमला बोला है। बाबा बागेश्वर और रामभद्राचार्य ने भी निशाना साधा है। आपको बता दें कि पहले देवकीनंदन ठाकुर और संगीत सोम ने सवाल उठाए थे। सवाल इसलिए उठ रहे थे क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में बवाल मचा हुआ है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ साधु संत सवाल उठा रहे हैं कि शाहरुख खान महंगे दामों में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को खरीद रहे हैं और इसलिए तमाम जो साधु संत हैं वो सवाल उठा रहे हैं। और देवकीनंदन ठाकुर, जो कि मशहूर कथावाचक हैं, उन्होंने ये कहा था कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसका विरोध करेंगे। जो भी लोकतंत्र हमें इजाजत देता है, हम उस तरीके से विरोध करेंगे। और शाहरुख खान का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन केकेआर को लेकर के जबरदस्त हमला बोला और ये कहा कि जो पैसा यहाँ से जा रहा है वो हिंदुओं को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई इस तरह का खिलाड़ी खेले। तो मुस्तफिजुर के चक्कर में एसआरके अब तमाम साधु संतों के टारगेट में है। आपको बता दें कि 9 करोड़ से ज्यादा में इस बार केकेआर ने मुस्तफिजुर को खरीदा है, क्योंकि मार्च में आईपीएल होने हैं, उससे पहले ऑक्शन हुआ था जिसमें मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था। 9.2 करोड़ रुपए में केकेआर ने इन्हें खरीदा था। और केकेआर शाहरुख खान की टीम है और इसलिए तमाम जो साधु संत है उस शाहरुख खान को निशाने पर ले रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि एक तरफ तो बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, वहीं भारत में शाहरुख खान बांग्लादेश के खिलाड़ियों को महंगे दामों में खरीद रहे हैं। और ये पूरा विवाद क्या है, आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया
तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। ये बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को क्या खरीद लिया, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया। वो लोग जिनके दिमाग में इस्लामोफोबिया है, इस्लाम और मुसलमान से दुश्मनी है, उन लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। गद्दार तो वो लोग हैं जो धर्म के भी गद्दार हैं और देश के भी गद्दार हैं, जो हिंदू मुस्लिम नफरत करते हैं, जो देश में एक दूसरे को लड़ाने की बात करते हैं। हिंदू धर्म गुरु जो मुसलमानों को मलेच्छ, विधर्मी और न जाने क्या क्या कहते हैं, वो भी आज हमें सद्भावना का पाठ पढ़ा रहे हैं। मिस्टर KKR, उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो, तुरंत बाहर करो। अगर KKR ने उस खिलाड़ी को वापस नहीं किया, उसकी कैंसलेशन नहीं की, तो खेला होवे, बहुत बड़ा खेला होवे। शाहरुख खान ने क्रिकेटर से मुआहिदा कर लिया तो उनको गद्दार कहा जाएगा और उनको आतंकवादी कहा जाएगा? नहीं, हरगिज नहीं। किसी सूरत पर भी शाहरुख खान को न गद्दार कहा जा सकता है और न ही उनको आतंकवादी कहा जा सकता है। वो बांग्लादेश के क्रिकेट प्लेयर को भारत में खिलाना चाहते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। वो तो करेंगे ही, कोई हीरो नहीं। शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका, निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। तो वहाँ के खिलाड़ी इस बात की मांग उठाएं कि हमारे हिंदुओं को प्रोटेक्ट किया जा सके, और यहाँ के लोगों को भी और BCCI को भी ये बात समझनी तो चाहिए। अब देखिए, तमाम साधु संतों का रिएक्शन भी आपने सुना। उनका कहना है कि अगर KKR ने IPL में बांग्लादेश के खिलाड़ी को खिलाया तो उसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। और शाहरुख खान पर भी निशाना उन्होंने साधा है कि शाहरुख खान को इस खिलाड़ी को वापस भेजना होगा और उसका कैंसिलेशन करना पड़ेगा जिस राशि में उसे खरीदा गया है। अब विवाद की वजह बने खिलाड़ी कौन है, उनके बारे में आपको बताते हैं। मुस्तफिजुर रहमान इनका नाम है, और मुस्तफिजुर रहमान की जो गिनती है वो बांग्लादेशी टीम के स्टार प्लेयर्स में होती है। क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है जो बांग्लादेश के लिए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं। मुस्तफिजुर ने 15 टेस्ट मैचों में 31 विकेट चटकाए हैं, जबकि वनडे इंटरनेशनल में 116 मैच में 177 विकेट इन्होंने लिए हैं। T20 की बात की जाए तो T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनके नाम 126 मैच में 158 विकेट्स हैं। मुस्तफिजुर का लोकल क्रिकेट में भी अच्छा खासा नाम है और इसीलिए 30 साल के मुस्तफिजुर को KKR ने खरीदा है। 9.2 करोड़ कीमत के साथ वो सबसे महंगे बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए हैं, क्योंकि इससे पहले IPL में किसी खिलाड़ी को इतने में नहीं खरीदा गया। हालांकि IPL 2026 में खरीदे गए मुस्तफिजुर इकलौते बांग्लादेशी हैं, जबकि IPL 2025 में तो एक भी बांग्लादेशी क्रिकेटर नहीं खेला था। फिलहाल मुस्तफिजुर पर छिड़े विवाद पर BCCI का भी बयान सामने आया है। BCCI के मुताबिक मुस्तफिजुर को खेलने से नहीं रोका गया है। इसके पीछे BCCI ने यह तर्क दिया है कि बांग्लादेश दुश्मन मुल्क नहीं है, वहां हालात संवेदनशील है, लेकिन सरकार ने रोकने को नहीं कहा है। BCCI ने सरकार के संपर्क में है और उसी के मुताबिक फैसला होगा, ये कहना है BCCI का। अब देखिए, पूरा विवाद शुरू हुआ है। अब विवाद जो है कब तक खत्म होगा और कहां तक जाएगा, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता दें, जिस पर उत्तर प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। क्या बिल्कुल, प्रयागराज में माघ मेले में अखिलेश यादव की मांग आई है। अखिलेश ने मेले में केदारेश्वर मंदिर की स्थापना की मांग की है। सरकार ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की मूर्ति नहीं लगाई, ये कहा अखिलेश ने। अगर वहां पर तैनात अधिकारियों ने नियम बदल दिया तो हम भगवान की मूर्ति लगाएंगे। अब अखिलेश यादव ने यह कह दिया है कि केदारेश्वर की मूर्ति वहां पर होनी चाहिए और केदारेश्वर मंदिर की स्थापना की भी मांग वो कर रहे हैं। सरकार ने मुलायम सिंह यादव की मूर्ति नहीं लगाई, ये अखिलेश यादव ने सीधे सीधे कहा है। तो अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई है और योगी आदित्यनाथ ने एक पीड़िता को न्याय दिलाते हुए 24 घंटे के भीतर उसका आशियाना उसे वापस दिला दिया। जी हां, ये पूरा मामला चंदौली जिले का है, जहां एक दबंग ने पूर्व सैनिक की बेटी अंजना के मकान पर कब्जा कर लिया था। बीते बुधवार को पीड़िता अपनी फरियाद लेकर सीएम योगी के पास पहुंची। इस दौरान उसने सीएम योगी को अपनी सारी पीड़ा बताई। सीएम योगी ने देश की सेवा करने वाले सैनिक की बेटी को पीड़ा को सुन तत्काल समाधान दिलाया।
नए साल के पहले ही दिन अंजना की समस्या का समाधान हो गया। जिले की पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी बलवंत यादव और मनोज कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा सीएम योगी की संवेदनशीलता से उसे घर मिल गया। इस पर अंजना ने आभार जताते हुए सीएम योगी को थैंक यू कहा। और उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं थम रहा है। बांग्लादेश में एक और हिंदू को जलाकर मारने की कोशिश की गई है। हिंदू व्यापारी खोकन चंद्रदास को जलाने की कोशिश की गई है। 31 दिसंबर की रात करीब 9 बजे हमला हुआ। हमले में गंभीर रूप से झुलसे खोकन दास अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। पिछले 13 दिनों में बांग्लादेश में 3 हिंदुओं की हत्या अब तक हो चुकी है। अब ढाका से एक और विचलित करने वाली खबर आई है। फिर ढाका में कट्टरता और नफरत की आग जो है वो सुलग उठी है। एक हिंदू परिवार पर जानलेवा हमला हुआ। शरीयतपुर जिले में कट्टरपंथियों ने खोकन दास पर पहले धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया और फिर उसे जिंदा जलाने की कोशिश भी की। 40 साल के खोकन दास को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो 5 अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने। 18 दिसंबर 2025 की तस्वीर भी आप देखिए, जब दीपू दास की हत्या की गई। इसके बाद अमृत मंडल की हत्या कर दी गई 24 दिसंबर 2025 को। फिर आता 31 दिसंबर विजेंद्र विश्वास की हत्या कर दी गई और खोकन दास को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। और 25 नवंबर 2024 की तस्वीर आप देखिए, चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी हुई। तो 25 दिसंबर से लेकर के और दीपू दास की हत्या तक की तस्वीर आपके सामने है। तो देखिए, बांग्लादेश में जैसे हालात बने हुए हैं, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि विशेष तौर पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया और कई लोगों के जो घर है वो जला दिए गए हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ लगातार बेकाबू होती जा रही है। तभी तो कट्टर गैंग ने एक और हिंदू परिवार पर हमला किया है, जिसको टारगेट किया गया। उसका नाम खोकन चंद्रदास बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक भीड़ ने पहले धारदार हथियार से मारा। कट्टरपंथियों ने हिंदू को मार मार कर अधमरा कर दिया और फिर घायल हालत में ही पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी। यानी हिंदू खोकन दास को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश हुई। हिंसक भीड़ के हमले में 50 साल के खोकन की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि घटना 31 दिसंबर को बांग्लादेश के शरीयतपुर जिले में हुई है, जब खोकन दास घर जा रहे थे और तभी भीड़ पहुंची। भीड़ ने उन पर हमला किया। और पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में ये चौथे हिंदू हैं जो निशाने पर आए हैं। सबसे पहले दीपू दास को भीड़ ने जलाकर मार डाला था और फिर अमृत मंडल को भी कट्टरपंथियों ने मौत के घाट उतारा। उसके बाद फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड विजेंद्र विश्वास को गोली मार दी और अब खोकन दास को जलाकर मारने की कोशिश हुई है। तो खोकन दास फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और हालत जो है गंभीर बताई जा रही है। अब 40 साल के खोकन दास की हालत गंभीर है। वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। खोकन पर हमला कैसे हुआ, कैसे हिंदू परिवार नफरत की आग में जला? ढाका से मेरे सहयोगी अंकित त्यागी ने पीड़ित परिवार से बात की है और इस हिंदू परिवार ने जो आप बीती सुनाई उसे सुनकर आप भी सहम जाएंगे। सबसे पहले हमारी संवेदनाएं, हम बहुत वेरी वेरी सॉरी कि आपके हस्बैंड के साथ ये हुआ। बहुत दुख है कि आपके पति के साथ इस तरह की घटना हुई। नाम बोलছে তারপরে গায়ে পেট্রোল দিয়ে দিছে, পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরাই দিছে পুরো মাথা নাক মুখ। এই জায়গাটা ভালো আছে, পিছন সাইড ঠাইটে হাত দুইটা সোয়েটার পুড়ে ঠিরা। তারপরে খালি গায়ে লাগছে। তারপরে পুষ্কুনি কাছে আসলে উনি লাভ দিয়েছে পুষ্কুনির মধ্যে। তারপরে ওই বাড়িটা বাড়ি ছিল, ওই বাড়িটার মধ্যে सबाई दौड़ा-दौड़ी गिरे उड़े। आप बेटे, आप उनके बेटे हो? क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला उनका जो हस्बैंड है वो एक विकास मनी ट्रांसफर करने के लिए शॉप है उनका और वो भी एक विलेज डॉक्टर है। सो वो दुकान बंद कर 10 बजकर वो वहाँ से निकले और घर जाने के लिए रेडी हुआ। वो एक गली पे जाया। गोली के जाने के बाद उसका 3 लोग अचानक से अटैक किया। अटैक करने के बाद उन्होंने उनको ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सीधा पीछे पे छुरी दिया, मर से छुरी से आघात किया। पहले माथे पे, देन उन पर जो पेट है वहाँ पे आघात किया। 3 पीस मार दिया। देन उनके पेट्रोल से उनका पूरा शरीर में आग जला दिया।
देन वो अपना पति जल उनका जो हस्बैंड है वो नदी में लाभ दिया, जान बचाया। हाँ, उनके जान उनका सेफ्टी के लिए लाभ दिया। देन देन वहाँ पे कुछ लोग उनको रिसीव करके हॉस्पिटल पे लेकर आया। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2 दिवसीय तमिलनाडु दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। ये शाह का दक्षिण मिशन है। मिशन दक्षिण शाह का 4 और 5 जनवरी को तमिलनाडु जाएंगे गृह मंत्री। आपको बता दें कि चुनाव तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष के अहम कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो चुनावी मूड में हैं अमित शाह। इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से पश्चिम बंगाल भी वो गए, तमाम नेताओं के साथ मुलाकात की, रणनीति बनाई और अब मिशन दक्षिण पर है। अमित शाह तमिलनाडु दौरे पर जाएंगे और 4 से 5 जनवरी को तमिलनाडु जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। तमिलनाडु के बाद अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। यूपी दिवस की तैयारियों को लेकर यह समीक्षा बैठक की गई है और सभी विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर यह कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर होगा, जिसकी शुरुआत अभी थोड़े दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ जाकर की थी। वहीं पर यह कार्यक्रम होगा। आइए अब आपको उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के बारे में थोड़ा बताते हैं। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। 1950 में इसी दिन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। यूपी दिवस 2018 से आधिकारिक तौर पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर यूपी के जिलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा। डिजिटल यूपी कॉन्सेप्ट से प्रदेश की विकास योजनाओं के मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे। तो ये फिलहाल है यूपी दिवस, और यूपी दिवस के मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और 24 तारीख को यूपी दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर यह पूरा कार्यक्रम होगा और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं कि वो सभी तैयारियों में जुट जाएं और जो स्थल होगा वो फिलहाल राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल होगा।